प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा, आप किसी महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित यूनेस्को के एक विश्व विरासत स्थल पर पर्यटन के लिए आए हुए हैं और आपने ये सुन रखा है कि समुद्री तूफानों के आने की स्थिति में अनेक पोत इस स्थल से टकराकर ध्वस्त हो जाते हैं। इसके उत्तर पूर्व में कोरल सागर, दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर और पूर्व में वृहद प्रशांत महासागर अवस्थित है। इस स्थल को पहचानिए। ए, मोगाओ की गुफाएं चीन। बी, ऑकलैंड ज्वालामुखी क्षेत्र न्यूजीलैंड। सी, कहूरांगी राष्ट्रीय उद्यान नेल्सन न्यूजीलैंड। डी, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। वर्ष 1981 में यूनेस्को ने इस विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया था। इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोरल सागर और दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर है एवं पूर्व में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में तूफान आने पर अक्सर पोत एवं नौकाएं रीफ से टकराकर ध्वस्त हो जाते हैं। यह रीफ ऑस्ट्रेलिया में पर्यटन उद्योग का केंद्र बिंदु है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने ग्रेट बैरियर रीफ के पास एक पृथक प्रवाल भित्ति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और आईफल टावर की ऊंचाई से भी अधिक है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 1947 में नेपाल, भारत, ब्रिटेन के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के बाद भारत और ब्रिटेन को अपनी अपनी सेनाओं में नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती करने की अनुमति मिली। दूसरा, इस समझौते के अनुसार तत्कालीन 10 गोरखा राइफल रेजिमेंटों में से 4 भारत और 6 ब्रिटेन को प्राप्त हुई। तीसरा, वर्ष 1814-16 के दौरान हुए आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है, के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1 और 3। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 2। डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात हाल ही में भारतीय सेना द्वारा गोरखा राइफल्स में उत्तराखंड के गैर गोरखाओं की भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 1947 में नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के बाद भारत और ब्रिटेन को अपनी अपनी सेनाओं में नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती करने की अनुमति मिली थी, अतः कथन 1 सही है। इस समझौते के अनुसार तत्कालीन गोरखा राइफल की 10 रेजिमेंटों में से 6 भारत तथा 4 ब्रिटेन को प्राप्त हुई, अतः कथन 2 गलत है। वर्ष 1814 से 16 के दौरान हुए आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है, के दौरान अंग्रेजों ने पहली बार अपनी सेना में गोरखा सिपाहियों की भर्ती किया था। इस युद्ध के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, अतः कथन 3 भी सही है। चूंकि कथन 1 और कथन 3 सही है, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। फाइजर वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस वैक्सीन में सिंथेटिक जीन पर निर्भर मैसेंजर तकनीक का उपयोग किया गया है। दूसरा, इस वैक्सीन को अतिशीत तापमान पर भंडारित किए जाने की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर एवं जर्मनी की सहयोगी कंपनी बायोनटेक ने दावा किया है कि उनके द्वारा विकसित कोरोना वायरस की वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में 90% प्रभावी है। इस वैक्सीन में मैसेंजर तकनीक का उपयोग किया गया है। यह तकनीक सिंथेटिक जीन पर निर्भर है
अतः कथन 1 सही है। ये वैक्सीन इस वजह से सुर्खियों में है कि इसे अतिशीत तापमान पर भंडारित किए जाने की आवश्यकता होती है तथा विश्व के अनेक देशों के पास इसके भंडारण हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है। चूंकि दोनों कथन सही है, इसलिए कथन सी यानी कूट सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। ए, इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर तथा वंचित वर्ग को निशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। बी, भारत का महान्यायवादी इसका मुख्य संरक्षक होता है। सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका कार्यकारी अध्यक्ष होता है। डी, भारतीय संसद द्वारा 11 नवंबर 1988 को भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लागू किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर तथा वंचित वर्ग को निशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। भारत की संसद द्वारा भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया था। अतः इस कारण 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के मुख्य संरक्षक जबकि उच्चतम न्यायालय के द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुमोदन के बाद व्हाट्सएप द्वारा भुगतान सेवाओं की शुरुआत की गई है। दूसरा, यूपीआई द्वारा लेन देन की कुल मात्रा पर 30% की कैप लगाई है जो जनवरी 2021 से लागू होगी। तीसरा, पहली बार वर्ष 2019 में एनपीसीआई संचालन समिति की बैठक में लेन देन की कुल मात्रा पर 30% कैप पर विचार किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुदान के बाद व्हाट्सएप द्वारा भुगतान सेवाओं की शुरुआत की गई है। यूपीआई द्वारा लेन देन की कुल मात्रा पर 30% की कैप लगाई गई है जो जनवरी 2021 से लागू होगी। इस कैप की गणना पूर्ववर्ती 3 महीनों के दौरान यूपीआई में लेन देन की कुल मात्रा के आधार पर की जाती है। पहली बार वर्ष 2019 में एनपीसीआई संचालन समिति की बैठक में लेन देन की कुल मात्रा पर 30% कैप पर विचार किया गया था। उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि ये तीनों कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।